सबको याद होगा कि हम लोगों ने एक समरी बनाई थी कुछ बेसिक्स, और बेसिक के बेसिस पे, बेसिक जो पढ़ा उसके बेसिस पे बहुत सारे रिजल्ट निकाले थे। कौन कौन से? किसी जगह पे वेलोसिटी, मतलब किसी टाइम पे वेलोसिटी, किसी टाइम पे पोजीशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट किसी टाइम पे वेलोसिटी है कोई, क्योंकि वही डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है। क्या बताता है? वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी चीजें पढ़ी थी मैं दोबारा रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। टॉर्क पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, मोमेंटम पढ़ा था, है ना। तो जितनी बेसिक्स है उसी पे ज़्यादा आता है। आप लोगों की रिपोर्ट नीट में ना जो बेसिक्स है उसी पे ज़्यादा आता है। वैसे बेसिक ही सब कुछ बताता है, बाकी सब तो हम खुद ही देख लेते हैं, लेकिन उसी पे ज़्यादा आता है। तो एक पूरा पार्ट था बेसिक का। उसके बाद एक जबरदस्त फॉर्मूला वही बेसिक्स में ही आता था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? सेम। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम से तुमने देखा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। एंगल पता हो तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी पता हो तो एंगल। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में सब कुछ। टाइम फ्लाइट में मैंने एक चीज सिखाई थी, क्या? बेसिक्स में भी यही है, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधरी सब कुछ, एक लाइन पे ही सब हो रहा था। तो वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट में भी था, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधरी सब कुछ। जनरली हमें टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या पता रहता था? डिस्प्लेसमेंट। जनरली बोला मैंने, यानी हमेशा टाइम ऑफ मतलब यही पता हो, डिस्प्लेसमेंट ही पता जरूरी नहीं है। हमने जैसे एक क्वेश्चन किया था कि जब पत्थर पार्टिकल गिरेगा तो एक तो था कि वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन एक और था कि वाई में वेलोसिटी नेगेटिव, इधर प्लस और इधर। दोनों ही तरीके से हम अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम फ्लाइट आएगा। फिर से हमें वो टाइम निकालना है जब y में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। y में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? या इससे निकल जाएगा, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डिस्क y में रखे उसको जीरो कर दोगे, t निकल जाएगा। या जिस टाइम पे गिरेगा उस समय एक और काम होगा। क्या काम होगा उस समय? y में वेलोसिटी उल्टी नेगेटिव माइनस ux हो जाएगी। तो ये ux है, uy है सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस uy हो जाएगा। याद रहेगा? तो ये वाला पॉइंट। तो कहने का मतलब टाइम फ्लाइट के लिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन है, बहुत ही बार बार आता है। ये तो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं बताया मैंने, लेकिन बात वही है कि पत्थर को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका तो इंक्लाइन प्लेन पे कब टक्कर लगेगी। इसको मैं अगर x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो जब ये गिरेगा तो y में डिस्प्लेसमेंट इस हाइट का माइनस टाइम्स होगा, बस। उस हाइट का क्या होगा? बस इतना सा, यानी ये कंडीशन है। ये कंडीशन कहता है कि y में जो डिस्प्लेसमेंट है वो b का sin थीटा माइनस में हो जाएगा। ये भी बस, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इस डायरेक्शन में, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधरी सब कुछ, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इस डायरेक्शन में लगा दो, काम खत्म। यानी ये पूरा टॉपिक मैंने एक लाइन में बताया था, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधरी सब कुछ। इस चीज को जितना अच्छा समझ लोगे अपने आप आने लगेगा, चीजें अपने आप आने लगेगी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या था? ये डायमीटर है। मुझे ये प्रूव करना था कि चाहे जिस रास्ते जाओ, है क्या ये एक रिंग है जिसमें टॉप से लेके किसी भी दूसरे पॉइंट के बीच में क्या बधा हुआ है? धागा बधा हुआ है। और टॉप से किसी भी दूसरे पॉइंट के बीच में जो धागा बधा हुआ वो धागा चाहे जिस लेंथ का हो, चाहे जिस एंगल पे हो, हमें ये प्रूव करना था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम सेम लगेगा। ये प्रूव करना था। तो मैं एक जनरल कोई रास्ता ले लेता हूँ, कितने एंगल पे? थीटा, कोई भी जनरल, सब में सबको नहीं, कोई एक हो। और एक रास्ता जो थीटा एंगल पे है ले लिया, तो उसकी लेंथ हो गई 2r का cos थीटा। 2r का क्या हो गया? cos थीटा। 2r का cos थीटा, 2r का cos थीटा, ये पीला हो रहा है। अब जिधर डिस्प्लेसमेंट उधरी सब कुछ, तो उधर डिस्प्लेसमेंट उधरी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो, तो उधर की तरफ वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो इधर डिस्प्लेसमेंट आ गया, उधर वेलोसिटी आ गई, उधर एक्सेलरेशन जी का cos थीटा आ गया। अब जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर सब कुछ निकाल लिया और s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दिया। तो इस मेरे एक लाइन को समझो ना, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर सब कुछ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो तुम्हें आना चाहिए खुद ब खुद। बाकी ऐसा करके जब तुम सॉल्व करोगे तो टाइम जो इससे आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा जो आएगा, तो हम प्रूव कर सकते हैं, उससे बता सकते हैं कि थीटा पे जब डिपेंड ही नहीं करेगा, इसका मतलब थीटा की चाहे जो वैल्यू हो सब में टाइम क्या रहेगा? सेम। यानी अगर एक साथ 1 2 3 4 चारों पे एक रिंग छोड़ दिया एकदम टॉप से चारों रास्ते पे, तो सब के सब सर्कमफ्रेंस पे साथ पहुंचेगी। जब यहाँ पहुंचेगा तो ये यहाँ पहुंचेगा। एक अच्छा क्वेश्चन, याद रहेगा? ठीक है, ये सब बातें हो चुकी है हमारी। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये कौन है? x, ये है y। अगर मैं इसको x लूंगा तो दिक्कत है, इसको x लूंगा तो क्या होगा? दिक्कत है। क्यों? तब हमें जब गिरेगा
इसको x ले लूंगा तो मुझे पता है कि जब गिरेगा तो इसका इस x और इस y में से y क्या हो जाएगा, जी। अगर मैं इसको x लूंगा तो ही मुझे पता है कि जब ये गिरेगा तो y 0 हो जाएगा। अगर इसको x और इसको y ले लूंगा तो पता नहीं है। इसका मतलब कि जो मुझे पता है उसका यूटिलाइज तभी हो पाएगा जब मैं इसको x और इसको y लूंगा। मेरी बात समझा पा रहा हूँ? बस इतनी सी बात। क्लियर है बच्चों? तो इसलिए बदल जाता है, एक्सेस बदल देते हैं हम लोग, इधर x और इधर y, इधर x और इधर y। पक्का? तो ये चीज तुम्हें, बाकी टाइम फ्लाइट के फॉर्मूले रटे हुए हैं। उसके बाद रेंज के फॉर्मूले बता चुका हूँ, रेंज का फॉर्मूला बोलो बोलो। अब हमारा ये टॉपिक है सेम रेंज के लिए दो एंगल, ये तो पढ़ना है ना हमें, ठीक। इसमें हम लोग आते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर सब बता चुका हूँ, बेसिक्स है ना, यही ना। किसी टाइम पे पोजीशन हमने क्या पढ़ा बेसिक्स में, किसी टाइम पे पोजीशन, किसी टाइम पे वेलोसिटी, जबरदस्त फॉर्मूला। के क्या है, स्टैटिक एनर्जी, पी क्या है, मोमेंटम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ये सारी चीजें मुझे आनी चाहिए, ये तुम्हें भी याद होना चाहिए कि ये होता है इसमें, है ना। ये टॉर्क और ये सब क्वेश्चंस हैं, तुम चाहो तो एक एक मिनट में कर सकते हैं हम लोग। कर कुछ किया होगा तुम लोगों ने, क्या है, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विद वेलोसिटी इतनी एट एन एंगल 60, तो इधर की तरफ हो गया cos 60 दैट इज 10, इधर हो गया sin 60 दैट इज √3/2, मतलब 10√3, यही ना। एट द हाईएस्ट पॉइंट बी ऑफ द पाथ द वेलोसिटी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो उतनी होगी जितना की, क्योंकि y तो 0 हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 10। काम खत्म बच्चों वाला। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन एट ए स्पीड ऑफ इतना इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, अबव द हॉरिजॉन्टल, कभी कभी वर्टिकल दे देता है ना। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट, यूज क्या है, ये u है, एंगल दिया है, हॉरिजॉन्टल से दिया है, फार्मूला है uy का स्क्वायर अपॉन 2j, बस पुट कर देना आंसर, सही ना। ये क्वेश्चन है पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल, अच्छा सर्कुलर, ठीक है, लेकिन उससे कोई मतलब, सर्कल रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो रेडियस r है तो वन रिवोल्यूशन में जो टाइम लेता है उससे वेलोसिटी आ जाएगी 2 pi r upon t is v ना, 2 pi r upon t is v, वो v आ गया। अब वही v लेके this if this particle were projected with same speed at angle theta to the horizontal, यानी वेलोसिटी वहां से ले लेनी है और थीटा यहाँ से हॉरिजॉन्टल से, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस इज 2r, यानी uy का स्क्वायर अपॉन 2j इज 4r। सॉल्व करके r से r कट जाएगा, जो चाहिए वो निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे, मैं करके बताऊं। फिर से सुनो, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम दिया है पूरे सर्कल में चक्कर लगाने का, तो कितना डिस्टेंस चला 2 पाई r, कितनी वेलोसिटी चला v, तो 2 पाई r अपॉन v इज t, उससे v हो गया 2 पाई r अपॉन t, वेलोसिटी आ गया। अब बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है, u का जो भी v आया उसका cos थीटा और sin थीटा, तो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए कौन जिम्मेदार, sin थीटा, uy का स्क्वायर अपॉन 2j, उसमें रख दिया, उसको किसके इक्वेट कर दिया 4r, खत्म हो जाएगा जल्दी से। 2 बुलेट आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली, अच्छा ये 2 बुलेट है, कोलाइड का अभी पढ़ाना बाकी, ठीक है अभी पढ़ लेंगे उसको। इसको बताओ बच्चों, ये देखो मैक्सिमम हाइट अटेन, कुछ ज्यादा ही मैक्सिमम हाइट अटेन, समझ गए, यूज कर पढ़, अरे वेलोसिटी दिया है ना, स्पीड इतना, इन डायरेक्शन इतना, एबव द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से कभी कभी दे देता है, ध्यान रखना है। तो 20 cos 30 x की तरफ और 20 sin 30 y की तरफ, यही ना, और sin 30 कितना होता है 1/2, तो 10 आ जाएगा, और uy का स्क्वायर अपॉन 2j, 10 का स्क्वायर अपॉन 20, 5 मीटर आएगा, बात की बात है, ठीक है। ये कट पेस्ट करके मैंने यहाँ चिपका दिया। आगे the ball is projected with velocity 10 meter per second at an angle 60 with vertical पक्का ध्यान रहे ना, दिमाग में अगर ये नहीं रहेगा बच्चों तो यही गलती होती है, बस इतनी सी बात है ना। जो गलतियां होती है हम पहले तैयार रहे उसको, मैंने जितने क्वेश्चन दिए सब में हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल क्यों बताया, क्योंकि वर्टिकल से हमसे गलती हो जाती है, बस यही तो नहीं करना, हमें अपनी गलतियों को रोकना है, ठीक है। क्यों चलिए, तो वर्टिकल से है तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 30,
द स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, बताओ u cos 30, क्योंकि वर्टिकल 60 तो हॉरिजॉन्टल कितना हो गया 30, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u cos 30, u cos 30 कितना हो जाएगा 10 cos 35 ना। ये आगे पढ़िए जल्दी से। A projectile is fired from surface of earth with velocity 5 meter per second and angle theta with horizontal. Okay. Another projectile fired from another point with इतना at the same angle. Collision क्या है क्या? Follow a trajectory which is identical with, अच्छा identical है of the projectile fired from the earth. The value of acceleration due to gravity. Okay. Identical trajectory find कर अगर है आराम से equation of path तो नहीं बताया है, नहीं बताया ना? Identical trajectory का मतलब क्या है बच्चों? Identical equation. Identical trajectory का मतलब identical equation. क्या तुम बता सकते हो, क्या तुमने कभी 10th में पढ़ा है कि दो लाइन के इक्वेशन आइडेंटिकल कब होते थे? कोइंसाइडिंग लाइन याद है? तभी तो आइडेंटिकल होते थे। कोइंसाइडिंग कब होता था? जब a1/a2 is b1/b2 is c1/c2। याद आया? यानी सारे कांस्टेंट्स का रेशियो क्या हो जाए? सेम, तो आइडेंटिकल हो जाएंगे। पक्का? याद कर लो, काम खत्म करो। आइडेंटिकल मतलब दोनों इक्वेशन सेम। इक्वेशन को अगर किसी कांस्टेंट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिखने में अलग हो जाएगा, लेकिन तब भी रहेगा क्या? सेम। इसका मतलब सुनो आराम से, फिर से सुनो। ये नहीं कि मुझे आइडेंटिकल आएगा तो अरे मुझे याद रहेगा, नहीं, अरे याद है। सुनो, दो इक्वेशन आइडेंटिकल हैं, क्यों है? कोई भी दो चीज आइडेंटिकल कब होती है? मैं और एक और रजशाही थोड़ा बड़ा साइज में आइडेंटिकल है कि नहीं है? आइडेंटिकल मतलब क्या? सेम, देखने में सेम, लेकिन साइज एग्जैक्टली सेम हो जरूरी नहीं है। मेरी बात समझो। यानी इक्वेशंस ax plus x plus y equal to 4, 2x plus 2y equal to 8, 3x plus 3y equal to 12, सब आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं। यानी क्या बदल जाए? कांस्टेंट्स, रेशियो। पक्का? तो इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है बच्चों? y equal to x tan थीटा। पढ़ाना बाकी है लेकिन ठीक है, x tan थीटा minus half gx का यूज कर, है ना? तो y का मल्टीपल, x का मल्टीपल और कांस्टेंट टर्म, तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। समझिए कि नहीं बच्चों? तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। उससे तुम निकाल लोगे जो भी पूछा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है ना ऑफ द प्लैनेट, तो वहां का g, भाई दोनों को कंपेयर करो तो g कंपेयर हो जाएगा ना, एक अर्थ का और एक उस प्लैनेट का। तो अर्थ वाला तो तुम्हें पता है, उस प्लैनेट का पता चल जाएगा। पक्का समझ में आया? कर लोगे? करा दूंगा मैं क्वेश्चन जब करूंगा तो, लेकिन मैंने जो बोला है उतना याद रखना। आइडेंटिकल मतलब सबके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम, कोफिशिएंट का रेशियो सेम। खत्म करो। मेरी बात समझ में आई? टू SHM, टू मोशन पार्टिकल इन सिमिलर SHM, आइडेंटिकल SHM। समझ गए कि नहीं? सिमिलर SHM मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड और ओमेगा सेम, सही ना? आइडेंटिकल मतलब एक तरह से दोनों का रेशियो क्या? सेम। पक्का ना? Velocity of a projectile at an initial point is this, its velocity at point B. Point B क्या होता है उस पॉइंट पे बताओ? x वही रहता है, y नेगेटिव हो जाता है, तो y नेगेटिव हो जाता है -3। पक्का? 3i माइनस, अरे 2i माइनस 3j। पक्का? ये ना, तुम देख रहे हो कैसे क्वेश्चन है? अरे भाई सांस ही नहीं लेना है क्वेश्चन करने के लिए, एक सांस में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंट हो तो। ये देखो तो जरा, बोलो। हॉरिजॉन्टल रीजन मैक्सिमम हाइट कुछ बताया था मैंने? हेड कैट है ना? हाँ, वन हेड कैट कुछ बताया था? बोलो बच्चों। तो बस बताओ, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सही ना? चलो बताओ। दोनों इक्वल है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है बच्चों? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g is u स्क्वायर 2g, g से g गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, होता है ना? sin sin कट जाएगा तो एक sin के साथ बचेगा, 2 sin थीटा cos थीटा, और वो sin स्क्वायर है तो एक sin sin कट गया, एक बचा ना। तो sin बाई cos क्या होता है बच्चों? tan थीटा, tan
अच्छा ये 2 भी है, ठीक है 4 हो जाएगा। तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा इज 4। पूछा क्या है, थीटा पूछा है, tan इनवर्स 4। कोई दिक्कत हो जाएगा। अगला मैक्सिमम रेंज के लिए, यानी थीटा 45 हो गया ना, कुछ करना है क्या इसमें, आगे बढ़ो। The projectile is fired at an angle 45 with the horizontal elevation angle of the projectile at the highest point as seen from elevation point। क्या है बच्चों, एलिवेशन याद है, मैंने कुछ बताया था। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट में होगा ना तो एलिवेशन ये एंगल ये तो ये h है और ये r बाई, तो tan थीटा इक्वल टू h बाई r बाई 2। अब इसमें अगर किसी को नहीं आएगा ना तो वो डरा किससे हुआ, ये एलिवेशन पॉइंट क्या होगा, एलिवेशन पॉइंट ये, अरे उस पॉइंट पे एलिवेशन एंगल पूछा है ना। देखो फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, ये देखो एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल, तो एलिवेशन एंगल एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब रहेगा तो एलिवेशन एंगल चाहिए। एलिवेशन एंगल मतलब पोजीशन का, जो मैंने शुरू में बताया था पोजीशन का एंगल है ना। तो ये क्या हो गया h मैक्स और ये क्या हो गया r बाई 2, दोनों का रेशियो चाहिए, tan थीटा इक्वल टू थीटा निकल जाएगा। कर लोगे आगे। तुम्हें मैंने बताया था, क्या बताया था, जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं एक्चुअल में वो वेक्टर फॉर्म में है। पूछा क्या है, स्पीड। तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें वेलोसिटी इनिशियल दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और 10 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टाइम दिया है, टाइम v इक्वल टू u प्लस at, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो v हमें चाहिए ना, u कितना है 3i प्लस 4j, v इक्वल टू u प्लस a कितना है ये, और t a इससे इसे मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा i प्लस 3j, यही ना। तो 3 प्लस 1 4i, 4 प्लस 3 7j, बच्चों वाला क्वेश्चन। अब क्या चाहिए, तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। आगे बढ़ो, ये लो स्पीड जो है टॉप पॉइंट पे कितना है, हाफ ऑफ इनिशियल, यानी u cos थीटा इज u by 2, u से u cos थीटा 1 by 2 मतलब थीटा कितना 60, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया 60। तुम देख रहे हो ये सब क्वेश्चन, मतलब क्या बोलूं। अब बताओ, ये देखो, ये चलो पढ़ाना बाकी है अभी है ना, तो थोड़ा सा द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ, फिर से देख लो, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो पढ़ाना बाकी है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आर क्या होता है सेम, पता है ना, 45 से 45 माइनस 1 45 प्लस 1 45 माइनस 2 45 प्लस 2, सबके लिए एंगल क्या रहता है सेम, मतलब रेंज सेम रहता है, पक्का ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन और भी बना सकता हूँ, लेकिन क्या है ही नहीं कुछ पढ़ाने लायक, बस बैठे बैठे अब दिमाग लगाते रहो, थोड़ा रटने की कोशिश करो ना, रटना मतलब याद रखने की कोशिश करो, रटना मतलब नहीं होता है। रटने का मतलब देखो, बिना पढ़े तो बोल नहीं रहे, हम लोग तो पढ़ चुके हैं 2-2 बार, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, और भी बीच में कहीं ना कहीं पढ़ाते समय रिवाइज कराया होगा, 2-3-4 बार हो गया होगा, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। अगर तुम्हें याद रहे, ये सब याद रहना चाहिए कि ये होता है, बाकी आना ना आना बात की बात है, हम आना न आने में के चक्कर में ज़्यादा पढ़ के ना याद नहीं रखते। तुम याद रखो ना सारा कि ये होता है, बाकी अपना लॉजिक लगाओ। चलो, तो टाइम फ्लाइट एंड रेंज हो चुका है, ये सब पढ़ा चुका हूँ, ये सब ये हो चुका है ना। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम हाइट हो चुका है, मैक्सिमम हाइट हो चुका है, ये पढ़ना बाकी है, ये बता देता हूँ, ठीक, मैक्सिमम हाइट ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो फास्ट, अब हमें खत्म करना है, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्लास, ठीक है ना, खत्म करना है सर्कुलर मोशन तक, ठीक है। और फिर वो बचा है ना, कल जो है मैं वो पढ़ा दूंगा गॉस थ्योरम, बच गया ना, टेस्ट तो संडे को है ना, फिर तो कल गॉस थ्योरम पढ़ा दूंगा, ठीक है, जैसे कि वो छूट ना जाए ना।
बताओ बच्चों, हाइट एट विच वर्टिकल वेलोसिटी, यानी वो हाइट हमें निकालनी है जब वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाए। अच्छा, यानी वो इक्वेशन बताओ जो हाइट, तो हाइट किस डायरेक्शन में है, वाई में, को किससे, वर्टिकल वाई में वेलोसिटी से जोड़ता है। तो वो फॉर्मूला बताओ जो हाइट को यानी वाई में डिस्प्लेसमेंट को वाई में वेलोसिटी से जोड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोच के, पहले से आता है ऐसा जरूरी नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा, कॉन्फिडेंस पहले रहेगा। तो इससे पहले तुमने क्या बताया, जो वर्टिकल वाई को टी से जोड़ता है, और पहले गलती से क्या बता देते थे, यही जो यहाँ पे चाहिए, वेलोसिटी को हाइट से जोड़ता है। अरे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, h और v जोड़ता है ना। सोचो वो इक्वेशन जो वर्टिकल वेलोसिटी को हाइट से जोड़ता है यानी वाई में डिस्प्लेसमेंट से जोड़ता है, वही है ना। तो बस उसमें ये देखो, तो vy का स्क्वायर इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2gh, ये चाहिए ना, ये चाहिए ना, क्योंकि यही तो मैक्सिमम हाइट है। यानी जब भी ऐसा पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट निकालना है तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो ज्यादा है, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, कम होते होते यहाँ पे क्या हो गई, जीरो। तो वो वेलोसिटी, वो जगह चाहिए जहाँ पे y में वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। तो y में वेलोसिटी हमें जीरो चाहिए। तो h कितना आ गया बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, क्यों, ऊपर जा रहा है ना। तो h कितना है बच्चों, uy का स्क्वायर अपॉन 2g। आता है सबको बच्चों वाला क्वेश्चन, uy का स्क्वायर अपॉन 2g, काम खत्म। लेकिन ये इम्पोर्टेंट, ये रटना तुम्हारा काम है, वो जरूरी है, वो तो उसके बगैर तो हम टाइम नहीं बचा पाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस आने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है फास्ट करने के लिए। पक्का, आगे बढ़े, काम खत्म करें। अब बताओ, ये जब मैं बोलूं तो इसको समझने की जरूरत है। मैं ऐसा अजीब क्यों लिखा हूं औकात, इसलिए कि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ। बच्चों एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकने पे हाइट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई, फिर घटते घटते जीरो हो गई, तो इसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट। फिर से सुनो, एक एंगल पे फेंकने पे हाइट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई और घटते घटते जीरो हो गई, तो इसको क्या नाम देंगे। और किसी ने अगर ऐसे फेंका तो, ऊपर ही फेंका, ऐसे ना फेंके कि ऐसे फेंका मैक्सिमम हाइट के लिए, तो अब क्या कहेंगे उसको नाम। फिर से सुनो, सोच के बताओ तुम, ये फेंका ऐसे एंगल पे, तो एंगल पे फेंका तो ये गया, तो ये क्या है, हाइट है, हाइट हाइट हाइट, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट। घटते घटते क्या हो गया, खत्म। अब उसी वेलोसिटी से ऐसे फेंका, वर्टिकल, ऐसे नहीं, ऐसे, तो अब इसका क्या नाम दोगे, कौन सी हाइट है ये। नहीं समझ में आ रहा है ना, इसीलिए मैंने औकात लिखा है। समझ गए क्यों लिखा है, क्योंकि तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एच मैक्स उसको बोल चुके हो, तो दिक्कत है ना, इसलिए मैंने क्या लिख दिया उसको। अब वो कैसे लिखेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। तो बोलेगा पॉसिबल मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट, क्या बोलेगा, यानी हाइट, मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो। मेरी बात समझ में, तो इसका मतलब कि वो किस एंगल पे फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है, याद रहेगा। तो तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे दोनों को। हाँ, तो ये कब होगा बच्चों, जब थीटा कितना होगा, तो समझाया क्या इतनी देर, ये वाला है, औकात वाला 90 है ना, वो बाकी ऊपर वाला है, वो 45 वाला बीच में हो सकता है इसमें। ये कहाँ है, समझ गए। यू वाई क्या कौन होता है बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई। अब ये जो है किसी भी थीटा पे फेंकने पे मैं एच मैक्स है, कौन है, और जब ये एच मैक्स है तो मैं ऐसे फेंकूंगा तो मुझे नहीं पता है क्या रखूंगा नाम, तो वो क्या बोलेगा, पॉसिबल एच मैक्स। पॉसिबल का मतलब क्या, अलाउड है कि तुम जहां फेंको और मैक्सिमम हाइट निकालो, तो फिर मैं उसको क्या नाम दे रहा हूँ, एच और का, थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और याद भी है। समझ गए, तो कर लोगे ये वाला, ठीक। अब ये 90 कर दोगे, 90 कर दोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा, sin 91 होता है यूज कर बाई 2g, यूज कर बाई 2g, ये एच औकात है। और आर औकात क्या है, अब देखो, तो अगर मैं अलग अलग एंगल पे फेंकूं सेम वेलोसिटी से, तो मैं क्या देखता हूं कि हाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे हाइट रेंज मैक्सिमम हो जाती है, और जब रेंज मैक्सिमम हो जाती है तो एंगल कितना हो जाता है मैक्सिमम रेंज के लिए, कितना हो जाता है, अच्छा। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, रेंज। क्या नाम है, क्या उसको हम एक्स में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं,
यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स पूछे तो क्या बोलोगे? रेंज। और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स बोलोगे तो औकात। फिर से मैक्सिमम रेंज बताओ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स बताओ, दैट इज रेंज। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस इन एक्स बताओ, औकात। यानी तब अलाउ है कि तुम अपने मन से डिसाइड करो एंगल कि किधर फेंको कि मैक्सिमम आए। याद रहेगा? तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज या मैक्सिमम पॉसिबल एक्स में डिस्प्लेसमेंट, दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे। यानी क्वेश्चन आएगा तो तुम पहचान पाओगे ना कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, आर मैक्स या आर मैक्स पॉसिबल। आर मैक्स पॉसिबल, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये गलत कर दिया गया यहाँ से, ये वाला है नहीं, इधर। तो आर औकात को हम कह सकते हैं बच्चों आर मैक्स क्या पॉसिबल, समझ गए? और एच औकात को क्या दे सकते हैं? एच मैक्स क्या पॉसिबल। तो तुम अब ये लैंग्वेज तो भाई टीचर की है, पेपर बनाने वाले की, वो क्या लिखना चाहते हैं उस हिसाब से तुम्हें समझना पड़ेगा वो क्या चाहता है। बस जो कंफ्यूजन है मैंने तुम्हें हाईलाइट कर दिया। अब जो समझदार बच्चा है उसका काम है कि वो ये कंफ्यूज ना हो कि दोनों में डिफरेंस है, ये उसको उसके दिमाग में जब रहेगा तभी पढ़ते समय डिफरेंशिएट कर पाएगा। अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा ही नहीं कि ये दो चीज होती है तो तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। क्यों दिमाग उस चीज को जो आराम से दिख रहा है समझ में आ रहा है उसको परेशान करने की कोशिश करेगा। मेरे वर्ड समझो। अगर तुम्हारे दिमाग में है कि एच मैक्स 2 टाइप का होता है तभी दिमाग उस समय अटेंटिव रहेगा कि भैया एच मैक्स 2 टाइप का होता है, ये कौन सा दिया है। नहीं तो दिमाग अगर के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि एच मैक्स होता है तो वो क्यों ढूंढने जाएगा दूसरा वाला एच मैक्स औकात, और नहीं ढूंढने जाएगा तो 100% कचरा होने वाला है, गलत होने वाला है। याद रहेगा? इसीलिए मैंने तुम्हारे दिमाग को एक और चीज डाला है, खाना नहीं है लाना है। क्यों डाला है? क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा नहीं तो गलत ही होगा, तब तो एक्स का डिफरेंशिएट 2x ही होगा। लेकिन जब रहेगा कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का डिफरेंशिएट 2x dx by dt होगा, खाना नहीं है लाना। तो जो चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो दिमाग अपने आप कुछ मान लेता है। तो चलो ये समझ में आ गया। तो औकात ये हो गया। और रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का मैक्सिमम वैल्यू, और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो u स्क्वायर बाई जी हो गया। थोड़ा ध्यान से देखो तो देखो इसका ये डबल है, यानी कोई बोले कि मैक्सिमम ऊंचाई तक फेंको तो x फेंका, अब बोले कि मैक्सिमम रेंज तक फेंको तो 2x फेंक, कितना फेंक दोगे 2x। याद रहेगा? तो इस दोनों में तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर ये फेंका है x तो ये फेंक पाओगे 2x, पाओगे कितने पे 45, और यहाँ पे कितने फेंका है नेचुरल 90। पक्का समझ में आ रहा है? सेम वेलोसिटी, ध्यान रखना सेम वेलोसिटी है क्योंकि औकात कौन डिसाइड करता है? वेलोसिटी औकात डिसाइड करता है। समझे कि नहीं? मेरी औकात कितनी कितनी जोर से फेंक सकता हूँ, दैट इज मेरी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी औकात है, औकात मतलब समझ रहे हो ना, वो फिक्स रहेगा। वो क्या रहेगा? लेकिन एंगल डिसाइड करेगा कि कब हाइट ज्यादा होगा कब रेंज ज्यादा। क्लियर है? आगे बढ़े। आर में एच का रेशियो जनरल केस में बताओ और मैक्सिमम औकात वाले में केस में बताते हैं। तो चलो पहले जनरल केस, किसी भी एट फॉर एनी एंगल थीटा, तो कितना हो जाएगा आर में एच का रेशियो? आर क्या होता है बच्चों? हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 4 tan थीटा था ना, tan क्या बाई 4 है ना, 4 बाई, हाँ 4 बाई tan थीटा। कैसे? ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा आएगा और नीचे साइन स्क्वायर आएगा, एक साइन साइन कट के साइन बाई कॉस आएगा ना। तो ये तो मैंने कुछ बताया था इसमें, आर बाई एच 4 हैट कैट बोला था ना, इसको उल्टा कर दो, रेंज जो होगा वो 4 हैट कैट। याद आया? 4 हैट कैट एक तो था ना, रेंज जो होगा वो 4 हैट कैट, यही था ना? बोलो बच्चों आगे। लेकिन ये तब होगा जब किसी भी एंगल पे फेंका, और औकात वाली बात करेंगे तो यानी आर औकात और एच औकात की बात करेंगे तो ये तो 2 आएगा ना, अब ये देखो तो दोनों में अंतर है। औकात पूछ रहा है कि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए पूछ रहा है, वो ध्यान रखना हो जाएगा। ये देखो ना हाइट और रेंज उसका डबल है ना, ये देखो ना इसका ये डबल है
तो हाइट का डबल है रेंज, तो हाइट का डबल है रेंज औकात वाला। सही, आगे बढ़ गए, बढ़े, चलो ये सिंपल। टू एंगल फॉर सेम रेंज, एक्चुअली हमारा जो रेंज आता है उसमें कौन आता है, साइन 2 थीटा, और यही बराबर होता है किससे, साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा के भी बराबर होता है। इसका मतलब रेंज में ये आता है, और ये रखोगे तो भी वही आएगा, ये रखोगे तो भी वही आएगा। इसका मतलब है कि थीटा के लिए भी रेंज वही आएगा जो 90 माइनस थीटा के लिए आएगा, पक्का। और इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी रेंज फॉर थीटा और 90 माइनस थीटा विल बी सेम, रेंज फॉर थीटा 90 माइनस थीटा विल बी सेम। अच्छा, लेकिन यही चीज अगर हम ये कहां से देख रहे हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा, यानी हम ये एंगल कहां से देख रहे हैं, इधर से ही देख रहे हैं दोनों को। अगर 45 से यही एंगल देखना लगे, 45 से, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, मेरी बात समझो, ये कहां से देख रहे हैं, जीरो से, थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल देख रहे हैं ना, तो ये देख रहे हैं जीरो से। लेकिन मैं जीरो के बजाय वर्टिकल से देखूं तो क्या होगा, तो भी थीटा और 90 माइनस थीटा ही आएगा। पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता, चलो देख लेते हैं। अरे यार बच्चों थोड़ा सा काम धाम चल रहा है, ये दिक्कत होगी। हेलो, हाँ बोलो। ओके, तो मैं ये कह रहा था एक्चुअली होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो अभी बता रहे हैं कि सेम रेंज के लिए जो दो एंगल है उसको मैं देखूं, तो भाई हम देखते हैं कि अगर एंगल यहाँ से थीटा पे जाता है और यहाँ से 90 में, ये थीटा, ये भी तो थीटा है, लेकिन यहाँ से एंगल कितना है, ये दोनों एंगल लिया कहाँ से गया है, यहाँ से ना, पक्का। ये दोनों एंगल कहाँ से लिया गया, यहाँ से। यही दोनों एंगल अगर मैं कहूँ कि वर्टिकल से थीटा और वर्टिकल से ये कितना होगा बताओ, तो भी वही लैंग्वेज है, लेकिन अगर यही आएगा तो तुम फंसोगे एकदम। इसका मतलब ऐसे बोलेगा कि फाइंड रेंज फॉर, या विच रेंज विल बी ग्रेटर, ऐसा बोलेगा इफ एंगल इज टेकन फ्रॉम वर्टिकल थीटा 90 माइनस थीटा। मेरी बात समझ में, एक होता है कि एंगल कितना होता है, दूसरा होता है कि एंगल लिया कहां से गया है, मेजर कहां से किया गया। तो हमने यहाँ पे एंगल कहां से मेजर किया गया, हॉरिजॉन्टल से, एक थीटा, दूसरा वर्टिकल से मेजर करोगे तो भी एक थीटा होगा, दूसरा जो पहले यहाँ से 90 माइनस थीटा था वो वहां से क्या दिखेगा, थीटा, और जो यहाँ से थीटा दिख रहा है तो वो वहां से क्या दिखेगा। मेरी बात समझ में, यानी बेवकूफ बनाने का तरीका समझ में आया क्या, बेवकूफ बनाने का तरीका, कभी एंगल यहाँ से दे, कभी एंगल यहाँ से दे, और कभी एंगल बीच से दे। अरे भाई बीचों बीच 45 है, तो ये कितना होगा 45 माइनस थीटा, और ये कितना होगा 45 प्लस थीटा, या अल्फा कुछ, अगर थीटा सेम नहीं होगा अल्फा, यानी वही एंगल देने का एक तरीका क्या हो गया 45 से। इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं समझ में आ गया, एंगल सेम है लेकिन मेजर कहां से किया गया वो जगह। अब मैं यहां से कहीं पूछ लूं कि दूसरे साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो एक कितना होगा 90 प्लस थीटा, और दूसरा कितना होगा 180 माइनस थीटा। अब पता चला बच्चे परेशान है, क्या रे यार क्या कर रहा है, एंगल वही है, वो तो मेजर करने का रेफरेंस बदल दे रहा है ना, तो उससे थोड़ी वैल्यूज बदलेगी, मेरी वैल्यूज बदलेगी देखने में, रेंज नहीं बदलेगा। मेरे वर्ड समझ में आया, यानी सारा खेल क्या है कि एंगल मेजर कहां से किया गया। तो ये वाला जो है हमने अभी जो बोला कि रेंज फॉर 45 मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये ज्यादा होगा किससे, रेंज फॉर 44 एंड इक्वल टू रेंज ऑफ 46, यानी 44 और 46 से रेंज क्या होगा सेम, और ये बड़ा होगा ये कितने से, रेंज फॉर 43 या रेंज फॉर 47, जो आपस में बराबर होगा, ये आपस में बराबर होगा लेकिन इससे छोटा होगा, ऐसा चलता चला जाएगा। तो जनरल क्या हो गया, रेंज फॉर 45 माइनस थीटा, ये कितना होगा 45 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू रेंज फॉर 45 प्लस अल्फा, लेकिन उससे क्या होगा ये छोटा होता जाएगा सब्सिक्वेंटली, क्योंकि अंतर केवल इतना है इस क्वेश्चन में कि एंगल कहीं और से देखा गया। अब ये हर क्वेश्चन तुम्हें तंग कर सकता है जल्दीबाजी में, क्योंकि तुम्हें लगेगा कुछ और पूछ लिया है। क्यों लगेगा कुछ और पूछ लिया है, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं कि तुमने सारा पढ़ा हुआ है। इसलिए मैं बार 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 किसकी बात करता हूँ, पहले विश्वास की, कॉन्फिडेंस की, क्योंकि अदरवाइज तुम पहले से तैयार हो कि मुझसे तो गड़बड़ होने वाला है, और क्वेश्चन वो चाहता भी है कि तुम गड़बड़ करो, तो ऐसा क्वेश्चन दे। तो तुम मान के चलो कि तुम सब पढ़े हो, बस वो क्या बोल रहा है वो तुम्हें जो आता है उसे कनेक्ट करना है, तुम्हारा काम समझ में आ गया, तो बस बिना डरे काम खत्म करो।
तो एक हो गया थीटा, दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा। जब ये हॉरिजॉन्टल से लेंगे वर्टिकल से लेंगे तो भी थीटा और 90 माइनस थीटा होगा, बीचों बीच से लेंगे तो एक 45 माइनस थीटा और एक 45 प्लस थीटा होगा। ये सबके लिए रेंज क्या हो जाएगा, सेम। अच्छा, अब थीटा वाले को हॉरिजॉन्टल से, थीटा वाले को मैंने 1 माना है और थीटा 90 माइनस थीटा वाले को 2 माना है। तो भाई जो थीटा वाला है u sin थीटा 2u sin थीटा g टाइम ऑफ फ्लाइट 1 के लिए, और 2u sin फिर से 2u sin थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा g दूसरे के लिए है ना। ये t1 और वो क्या है t2। अच्छा, ये दो, ये टाइम फ्लाइट सेम होगा, क्या अलग होगा देखो तो, ये sin थीटा आएगा, लेकिन ये क्या आएगा तो sin थीटा। अच्छा 2u/g तो सेम है ना, तो 2u/g सेम है, एक में आ रहा है sin थीटा, एक में आ रहा है cos थीटा। टाइम फ्लाइट सेम होगा, क्या अलग होगा, अलग होगा, यानी रेंज सेम है लेकिन टाइम फ्लाइट सेम नहीं है, तो टाइम फ्लाइट अलग हो जाएगा। हाइट क्या सेम होगा, क्या अलग होगा, अलग होगा। एक sin आ रहा है sin स्क्वायर, एक cos स्क्वायर आ रहा है, तो हाइट भी अलग होगी, यानी टाइम फ्लाइट और हाइट और रेंज अलग होगी। समझ में आ रहा है। एक चीज पक्का याद है ना, क्या सबको पता है ना कि हाइट अगर ज्यादा है तो टाइम फ्लाइट भी ज्यादा है, क्योंकि हाइट ज्यादा है तो साइन ज्यादा है, और साइन ज्यादा है तो साइन ये भी ज्यादा होगा। तो हाइट अगर ज्यादा है, पक्का ना, बोलो बच्चों, गलत करके बताओ, करोगे ना, नहीं करोगे, देखिए तो, चलो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। 1 2 3, किसका हाइट मतलब किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है और किसका कम है, क्यों, हाइट सेम है तो u cos थीटा दोनों का क्या है, तीनों का सेम। हाइट क्या होता है, u sin थीटा का सॉरी होल स्क्वायर अपॉन 2g, तो u 2g तो कांस्टेंट ही है, अगर हाइट सेम है तो u sin थीटा तीनों का क्या है सेम, और u sin थीटा सेम है तो 2u/g 2u sin थीटा by g भी सेम होगा, पक्का ना। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर 1 विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर 2 विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर 3, पक्का ना ये सब। हाइट देख के टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बता सकते हैं। चलो हो गया बहुत, तो इस तरह से t1 t2 निकाल लिया, h1 h2 निकाल लिया, काम खत्म हुआ। अब क्वेश्चन कितने बनते हैं जरा देखना बच्चों, एक बार जरा सोच के बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट में केवल एक साइन आता है ना, हाइट में दो साइन आते हैं, साइन इंटू साइन, लेकिन रेंज में साइन इंटू कॉस आता है, तो तीनों को तुम पहचानते हो ना। टाइम फ्लाइट में साइन अकेला, हाइट में साइन 2 बार, और रेंज में साइन और कॉस एक एक बार, पक्का। तो ये बताओ बच्चों, अगर मैं t1 इंटू t2 करूं तो एक साइन आएगा एक कॉस, तो वो किसके फॉर्मूले में कन्वर्ट हो पाएगा, रेंज। किसके फॉर्मूले में, याद रहेगा। इसका मतलब t1 इंटू t2 करूं तो वो रेंज के फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, हाइट के फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, टाइम के फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो किसके फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, याद कर लो। तो इसका मतलब t1 इंटू t2 विल बी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रेंज, बाकी क्या होगा वो सॉल्व करके देखेंगे, याद रहेगा। अच्छा, t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा, t1 इंटू t2 का होल स्क्वायर, फिर एक साइन आएगा एक कॉस, हाइट में तो साइन और कॉस दोनों नहीं आता, रेंज स्क्वायर में। अरे बोलो, तो याद रखना ये सब छोटी छोटी बातें, क्या छोटी छोटी बातें हैं, हमें आधा डिसीजन तो ऐसे ही मिल जा रहा है कि आंसर रेंज के टर्म में आएगा। अरे समझ में आया क्या, क्या t1 इंटू t2 कभी हाइट के टर्म में आ सकता है, नहीं, एक कॉस बच जाएगा। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म में आ सकता है, नहीं, एक कॉस बच जाएगा, पक्का ना। तो ध्यान रखना ये, तो t1 और t2 जब भी आए ऐसे ही, h1 में कौन आ रहा है साइन स्क्वायर, h2 में कौन आ रहा है कॉस स्क्वायर, h1 में कौन आ रहा है h2 में कौन आ रहा है, तो दोनों के प्रोडक्ट में कौन आएगा साइन स्क्वायर इंटू, और साइन और कॉस दोनों किस में आता है, रेंज में, और ये इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या आएगा, रेंज का स्क्वायर। तो आधा तो ऐसे ही पता है कि h1 इंटू h2 रेंज का स्क्वायर होगा, बाकी क्या आएगा भाड़ में जाए, बात की बात है। चार ऑप्शन में एक दो तो निकल ही जाएगा, ये रेंज के स्क्वायर में हो सकता है, मेडिकल में एक ही डायरेक्ट निकल जाए कि रेंज का स्क्वायर एक ही फॉर्मूला हो, बाकी सब ऐसे हो जाए। सुनाई दिया। तो इस तरह से तुम एक चीज तो पक्का समझ सकते हो कि, अच्छा अब देखो समझ गए, t1 t2 मतलब साइन और कॉस दोनों आ रहे तो रेंज, h1 h2 मतलब साइन और कॉस दोनों आ रहे तो रेंज का स्क्वायर, पक्का, दो तो क्लियर हो गए। अच्छा t1 अपॉन t2 हमेशा क्या आएगा, 10, t1 अपॉन t2 क्या आएगा, 10 या cot, 10 और cot दोनों में से कुछ भी, और h1 अपॉन h2 क्या होगा, 10 स्क्वायर या cot स्क्वायर, इसका मतलब इन दोनों को आपस में लिख सकते हैं, दोनों को 10 गैप करके, तो t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर इक्वल टू h1 अपॉन h2,
होल स्क्वायर कर दिया तो h1 अपॉन h2, यानी h1 अपॉन h2 और t1 और t2 में एक रिलेशन मिल जाएगा। पक्का? लेकिन ये सब बन कहाँ से रहा है? तो लॉजिक से बन रहा है, कोई रट के थोड़ी बन रहा है। रटना है क्या इसको? नहीं, लॉजिक। एक साइन एक कॉस तो क्या हो सकता है, डिवाइड करने पे 10 आएगा, तो h में भी डिवाइड करने पे 10 स्क्वायर आएगा, इसमें 10 आएगा, तो इसका मतलब एक जो है दूसरे का स्क्वायर के बराबर होगा, है ना? कर लोगे ये सब? अच्छा दूसरा, अच्छा अगला देखो, तो ये हो गया रेशियो, समझ में आ गया? तो कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों। सेम एंगल के लिए दो, जब सेम एंगल के लिए दो, सॉरी सेम रेंज के लिए दो एंगल पे फेंका गया, तो टाइम का रेशियो हाफ है, तो हाइट का रेशियो कितना होगा? 1/√2। देखो कितना सिंपल। नहीं, हाइट का रेशियो कितना होगा? 1/4, स्क्वायर करना पड़ेगा। समझा पाया क्या बच्चों? कितना छोटा और आसान क्वेश्चन बनता है, लेकिन एकदम बढ़िया बनता है। t1 और t2 का रेशियो देके h1 और h2 का रेशियो पूछे, h1 h2 का रेशियो देके t1 t2 का रेशियो पूछे, हो जाएगा ना? अच्छा, t1 into t2 मैंने कहा रेंज आएगा, h1 into h2 मैंने कहा रेंज का स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर, ये तो पूरी फिजिक्स में पढ़ते रहे हो। t1 का स्क्वायर मतलब कौन आएगा? साइन स्क्वायर। t2 का स्क्वायर मतलब कौन आएगा? काम खत्म। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जुड़ के क्या हो गया? खत्म। सोचो सोचो, और दोनों गया। अब कौन सा फॉर्मूला है जो जिसमें साइन और कॉस नहीं आता? बस यही सब लॉजिक्स है। t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर में सब कॉमन आ गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1, यानी थीटा गायब हो गया। तो कौन से फॉर्मूला जिसमें थीटा नहीं होता? r max और h max। इसका मतलब ये जब देगा तो क्या क्वेश्चन पूछेगा? r max और काट और h max पॉसिबल। समझा पाया? तो t1 का स्क्वायर t2 के स्क्वायर से h max या r max पॉसिबल की बात करेगा, या ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देगा। ये साइन कभी रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं दे पाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ही देगा, क्योंकि साइन और कॉस आ रहे हैं ना उसमें। ऐसे ही h1 प्लस h2 करने पे भी क्या होगा? h1 में कौन है? साइन स्क्वायर, इसमें क्या है? कॉस स्क्वायर, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? खत्म, थीटा। और जब थीटा खत्म हो तो हमेशा किसके बारे में आएगा आंसर? h max पॉसिबल और r max पॉसिबल। पढ़ना कैसे है समझ में आया? तो मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसको दोबारा पढ़ना है। ये वीडियो डालूंगा, उसको देख के जब भी रिवाइज करो तो उसको फास्ट फॉलो करो, डबल पे, डबल से ज़्यादा नहीं होता सर, हाँ डबल ही, डबल भी ठीक है। 1 घंटा का मतलब आधे घंटे में, तो रिवीजन में वैसे भी तुम्हें आधा घंटा लगता है करके, और फटाफट फटाफट खुद दिमाग चलाओ, और पहले पहले चलाओ कि अब ये बोलने वाले हैं, अब ये बोलने वाले हैं। जहाँ नहीं लगे उस समय थोड़ा ध्यान से पढ़ो रोक के, इसका मतलब कि छूट रहा है। सब तरीका है पढ़ने का, बस प्लानिंग है और कुछ नहीं है। हो गया ये सब खत्म करें? चलो, तो कितने रिजल्ट आए थे उसमें बताओ आराम से। पहले एक t1 निकाला, एक t2 निकाला, h1 निकाला, h2 निकाला, तो एक तो रेशियो का रिलेशन, दूसरा t1 इंटू t2 h1 इंटू h2, रेंज रेंज का स्क्वायर, तीसरा t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर जोड़ दिया, h1 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर जोड़ दिया, यही ना? तो इतने रिजल्ट आए हैं, और कोई आया क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो और नहीं आया। ये तीसरा वाला औकात के टर्म में आया है, उससे पहले वाला रेंज या उसके रेंज के टर्म में आएगा, वो तो ऊपर वाला, ये अभी ये वाला जो अभी जस्ट पढ़ाया हूँ, सेम रेंज के लिए दो एंगल वाला। कितने रिजल्ट आए? 6 आए ना? कितने आए? 6, मेरे ख्याल से 6 आए। हाँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो ये हो गया, ठीक है। तो 6 हुए ना, एक सेट ये, एक सेट ये, और एक सेट ये, दोनों एक जैसा है ना, एक सेट, तो 6 रिजल्ट। तुम समझ रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब आने के चांस है इस बार और थोड़ा ज्यादा अच्छा। इसके बारे में मैंने कुछ भी बताया था थोड़ा सा। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब एक्स और वाई में रिलेशन, बचपन से पता। इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब क्या? एक्स और वाई में रिलेशन, कहीं पे भी एक्स और वाई में रिलेशन है कि नहीं? लेकिन एक्स और वाई में रिलेशन निकालते समय याद कर लेना, इस चैप्टर के लिए नहीं है ये केवल, इसका मतलब एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है तो इसका मतलब तीसरे वेरिएबल को गायब करना। अब तुम्हें चाहिए कि तीसरा वेरिएबल कौन है? तो तीसरा वेरिएबल वो होता है जो बदले, वेरिएबल है ना, बदले। u cos थीटा, u sin थीटा में थीटा वेरिएबल है कि कांस्टेंट? u cos थीटा, u sin थीटा में थीटा वेरिएबल है कि कांस्टेंट? गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि u cos थीटा u sin थीटा मतलब इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। क्या वो बदल दोगे? एक बार फेंक दिया तो हो गया। लेकिन फाई बदलेगा, तो फाई वेरिएबल है लेकिन थीटा वेरिएबल नहीं, क्योंकि तो इनिशियली फिक्स हो गया। याद रहेगा? तो कौन सी चीज टाइम के साथ बदल रही है वो वेरिएबल होगा, और जो टाइम के साथ नहीं बदल रही वो कांस्टेंट होगा। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, समझ गए? ओके, तो अब बच्चों ये समझ में आ गया कि एक्स और वाई में रिलेशन, इसका मतलब किसी तरीके से एक्स निकालो, किसी तरह से वाई निकालो, दोनों में रिलेशन निकाल दो। तो ऐसे में सीधा सा ये देखो, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के लिए, तो प्रोजेक्टाइल में एक्स हमेशा क्या होता है? u cos थीटा इनटू t। वाई क्या होता है?
क्या गैप कर दूं? थर्ड वेरिएबल। मेरे वर्ड सेंटेंस याद कर लो। जब भी हम बात करेंगे इक्वेशन की, हम x और y में रिलेशन निकालेंगे, इक्वेशन की, लोकस की, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की, कभी भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब x और y में रिलेशन चाहिए। x और y में रिलेशन निकालने के लिए थर्ड वेरिएबल को क्या करोगे? गैप करोगे। थर्ड वेरिएबल को गैप करने का तरीका तुम्हें सोचना पड़ेगा, थोड़ा टेंथ का मैथ्स। जैसे साइन और कॉस आया, स्क्वायर करके जोड़ तो गैप हो जाएगा, है कि नहीं? दोनों जगह साइन आया तो डिवाइड कर दो, है कि नहीं? दोनों जगह साइन है तो क्या कर दो? डिवाइड। समझ गए? कुछ भी ऐसा, टेन और कॉसेक है, सेक है, टेन और सेक, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ गए? थोड़ा सोचना पड़ेगा। कॉसेक और कॉट आए तो कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1। एक जगह टेन है, एक जगह कॉट आए, कैसे क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट टेन इंटू कॉट इज 1। तो इस तरह से कभी भी गैप करने का मतलब होता है कि क्या करूं कि दोनों एक दूसरे से कट जाए। याद रहेगा? तो क्या पेयर हो सकते हैं? साइन कॉस, साइन साइन, या दोनों टी के फंक्शन हो। मान लो एक x इक्वल टू टी स्क्वायर और y इक्वल टू टी क्यूब हो, कैसे आप करोगे? इसका 6 क्यूब को 6 पार कर दो स्क्वायर करके, और स्क्वायर को 6 पार कर दो क्यूब करके, दोनों को डिवाइड कर दो, टी की पावर 6 टी की पावर 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कैसे भी गैप करने का मतलब तुम्हारा दिमाग लगेगा 10th वाला। समझ गए? और जो बचेगा वो इक्वेशन बचेगा, जो बचेगा क्या बचेगा? इक्वेशन। मेरी बात समझा पा रहा हूं? काम खत्म करो इसको, काम कर समझ में आना चाहिए, दिमाग में भर जाना चाहिए कि इक्वेशन का मतलब थर्ड वेरिएबल को गैप करना। गैप करने के लिए मुझे आता है उसके भरोसे नहीं, नहीं भी आता है तो भी, इवन पाइथागोरस भी कभी कभी गैप करता है। कंस्ट्रेंट मोशन याद होगा तुम्हें, एक इंक्लाइन प्लेन पे एक लेडर छोड़ दिया, मतलब इसका फिट करो दीवार और जमीन के सहारे लेडर, किसी टाइम पे ये कितना है x, ये कितना है y। अगर x और y को गैप करना है तो ये l दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर, x और y गैप हो जाएगा, किसी और के टर्म में आ जाएगा, जो भी तुम चाहते हो। मतलब वेरिएबल को गैप करने का कुछ और तरीका, पाइथागोरस ये वो बीपीटी। अरे कंस्ट्रेंट मोशन नहीं, उससे पहले वेलोसिटी वेलोसिटी रिलेशन मैंने बताया, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, ये समझ में आ गया आराम से आराम से। तो अब देखो, तो x कितना है बच्चों? u cos थीटा t, y कितना है? u sin थीटा t माइनस हाफ टी स्क्वायर। यहां से t उठाओ, यहां पे बिठाओ। cos क्यों नहीं गायब किया? तो कांस्टेंट थीटा वेरिएबल थोड़ी है, कौन वेरिएबल है यहाँ पे? t। तो वेरिएबल गायब करते हैं, तो एक t को उठाया कितना? x upon u cos थीटा, इसमें भी रख दिया, उसमें भी रख दिया, और रखने से ही आया। देखो यहाँ पे क्या रख दिया? x upon u cos थीटा, u से u कट गया, x tan थीटा बचा, ऐसे यहाँ पे रख दिया x upon u cos थीटा का होल स्क्वायर, तो रख दिया, यहाँ पे ये आ जाएगा। और ये फॉर्मूला तुम्हें रटना चाहिए, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर upon u स्क्वायर cos स्क्वायर, रटा होना चाहिए। आसान तो नहीं है, लेकिन 4 5 बार 10 बार बोलोगे तो फ्लो में रटता है, जैसे गाना फ्लो में रटता है, भले उसकी मीनिंग ना पता हो, है ना? बहुत सारे गाने हैं जिसकी मीनिंग नहीं पता, वो पोलैरिटी है ना, उसका मीनिंग कुछ नहीं है। और वही नहीं, बहुत सारे गाने हैं, पुराने टाइम में तो और रहता था ऐसा, अब तो फिर भी सही ना। तो सिंपल सा मतलब हमें अपने फ्लो, जो फ्लो है वो रटाता है, समझ नहीं। समझ ठीक है, अलग चीज है। 2 घर 2 9 ईटा लो, मीनिंग है क्या उसकी? कुछ समझ गए? तो अब ये कैसे रटाता है? बोलने से, बोलते रहोगे तो हो जाएगा। 1 1 2 2 1 2 2, मीनिंग है क्या कुछ इसकी? नहीं। तो ये सब नहीं, हाफ वन थर्ड, हाफ वन थर्ड, हाफ वन थर्ड, वन थर्ड, वन फोर्थ, सेंटर मास, याद है कि नहीं? तो ये सब कोई मीनिंग थोड़ी है, तो फ्लो में रटा रहा है। तो ऐसे ये भी फ्लो में रटाएगा, कैसे? यानी बोलना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि आज तो बैठ के रट डालूंगा, तो नहीं रट पाएगा, उसकी बजाय यहाँ से घर जाते समय 100 बार बोल ले, वो फ्लो में आ जाएगा। समझ गए? वो रट जाएगा, फ्लो में रटेगा। तो x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos थीटा, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos थीटा, x tan थीटा माइनस हाफ g, अलग करो, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos थीटा। देखो कैसे, x tan थीटा आसान है, माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos थीटा। समझ गए?
तो ऐसे बोलोगे तो रटेगा, समझना नहीं है उसको बैठ के, कुछ चीजें अगर समझना है तो फिर उधर क्यों करोगे, फिर यही कर लो ना, ये दोनों रटा है, टी की वैल्यू उठा के रख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समझने का मतलब होता है कि फिर तब तो ये स्टेप समझो ना कहाँ से आ रहा है, अपने आप समझ में आ जाएगा पक्का। अच्छा ये कोई एग्जांपल है कि ये अगर मैं ऐसा इक्वेशन दिया और ऐसा कोई क्वेश्चन देके बोले कि जी निकालो, ये निकालो, वो निकालो, तो अल्टीमेट एम क्या है हमारा किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सब कुछ जानने का, थीटा और यू, तुम मुझे थीटा और यू दो, काम बन जाएगा बस। फिर से इक्वेशन दिया है ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया, हाइट पूछ लिया, रेंज पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हम किसी भी चीज को कैसे समझ पा रहे हैं, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन और इनिशियल वेलोसिटी, बस यही तो पढ़ रहे हैं ना। तो क्यों ना फिर कंपेयर करके, ये x का मल्टीपल tan थीटा है, तो tan थीटा मतलब u आ गया, 2 आ गया, tan थीटा u आने का मतलब थीटा 2 आने का मतलब क्या है, थीटा मिल गया, क्या मिल गया, और tan थीटा से थीटा मिल गया तो sin और cos भी तो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, काम बन गया हमारा। तो एक तो मिल गया हमारा, दूसरा u चाहिए, क्या चाहिए, अब ये देखो x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर का पूरा मल्टीपल क्या होगा 3, उसमें क्या है cos थीटा पता चल गया, g तुम्हें पहले से दिया रहेगा या नोन होगा, क्या बच गया u, बोलो बच्चों, फिर से सुनो, यहां से कंपेयर करें तो साफ साफ दिख रहा है कि कंपेयर करके tan थीटा 2 आ गया, यानी थीटा मिल गया, और हाफ उल्टा कर लो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g, ये कितना है 1/3, उल्टा कर लिया, 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g इज 1/3। अब g पता है, cos थीटा यहां से tan थीटा से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा u, अरे भाई किसी प्रोजेक्टाइल मोशन का u पता है और थीटा पता है तो क्या बचा, पूरा यही तो करते चले आ रहे हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन देके तुमको क्या चाहता है कि ले लो थीटा एंड u, पता चल जाए तुमको, और बाकी तुम अपना कर लो, याद हुआ, खत्म करो। इसमें से x tan थीटा कॉमन ले लोगे तो एक दूसरा फॉर्म बनता है, रटना ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा रटना ज्यादा आसान है, तो x tan थीटा तो पहले भी रट रहे थे, बस 1 माइनस ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो x बाई r, काम खत्म, 1 माइनस x बाई r, तो ये रटना थोड़ा ज्यादा आसान है, लेकिन फिर इसमें r रखना पड़ेगा और वो सब तुम्हारा काम है, सही ना। कभी कभी डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करा देता है, वो अलग बात है, x दे देगा, थीटा दे देगा, r देके y पूछ लेगा, y देके r, कुछ भी ऐसा कर देगा, ठीक। इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन ये किसके लिए है, प्रोजेक्टाइल के लिए, लेकिन जो हमने अभी अभी सीखा, ये देखो ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, वो वाला कौन सा था, जमीन से फेंका जमीन पे गिरा, ये वाला ऊपर फेंका नीचे गिरा, ऐसे प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका नीचे गिरा तो कितने हाइट से फेंका, दैट h हाइट से फेंका, कितने हाइट से फेंक दिया बच्चों, h हाइट से फेंक दिया, तो किसी टाइम पे x u into t is x, है कि नहीं बच्चों, u into t is x, और किसी टाइम पे y में क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि y में वेलोसिटी u y कितना है बच्चों 0, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो u into x, u into सॉरी u into t is x, मैंने ये बोला था ना, u into t is x और हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से t की वैल्यू फिर उठा के उसमें रख दिया, ये इक्वेशन मिल गया, दिख रहा नहीं, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, क्यों पैराबोला है बच्चों, कैसे बोलोगे पैराबोला है, हाँ y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू, जब भी होती है तो पैराबोला होती है, ऊपर भी यही है, y की एक वैल्यू के लिए x की, ये देखो दो वैल्यू, क्वाड्रेटिक है ना, x में क्वाड्रेटिक मतलब x की दो वैल्यूज, ठीक है ना, तो ये दूसरा फॉर्म है, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास इक्वेशन ऑफ पाथ दो टाइप का हो सकता है, एक y इक्वल टू बोलो x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, याद रहेगा, और दूसरा क्या है ये वाला y इक्वल टू हाफ g, यही है ना, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, ये cos थीटा तो है नहीं, देखो माइनस टाइम्स क्योंकि नीचे जा रहे हैं ना वो, फिर से देखो यही है ना, सही ना, क्योंकि थीटा कितना है 0, थीटा कितना है, तो थीटा 0 के लिए, समझ गए, थीटा 0 के लिए, कोई कंफ्यूजन, यही है थीटा 0 कर दिया बस, cos 0 1 होता है, दो इक्वेशन आ गए, लेकिन ये तो ठीक है हमारे पास कि एक क्वेश्चन ये बन गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हेलो
अच्छा अच्छा सेकंड, हाँ नहीं सॉरी सेकंड, चलो अब सुन लेना। तो ये प्रोजेक्टाइल हो गया, काम खत्म। प्रोजेक्टाइल में पैराबोलिक होता है, काम खत्म हो गया। पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक कब होता है? जब x एक पावर में 1 और एक पावर में 2, मतलब एक का पावर 2 है, एक का पावर 1। अच्छा, ये एलिप्टिकल, एलिप्टिकल मतलब नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम कर क्या रहे हैं। तो देखो x क्या है किसी टाइम पे a cos थीटा, y क्या है, वेरिएबल कौन है, थीटा वेरिएबल। तो अगर दोनों को गैप करें तो कब बन जाएगा? इसको कैसे गैप करोगे cos थीटा को? हाँ, x बाई a का होल स्क्वायर और y बाई b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। लेटेस्ट कहाँ पढ़ा था हमने? एसएचएम में, एसएचएम में पढ़ा था भाई हमने, एसएचएम में पढ़ा था ना। किसके बीच में रिलेशन था इलेक्ट्रिकल? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में। जबकि एक्स और ए में क्या था? लीनियर नेगेटिव स्लोप, यही था ना? पक्का ना? ये हो गया तुम्हारा, ओके। हाइपरबोलिक, ये भी वही है, ये सेक थीटा, ये कौन है? तो सेक थीटा इनटू tan थीटा, सही है। क्या हो जाएगा? सेक थीटा इनटू tan थीटा, अरे सॉरी सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बोला तो बैठाने के वापस बच्चों, है ना? ये आसान चैप्टर है जो बच्चों को परेशान करता है। परेशान क्यों करता है? क्योंकि एक जनरल जो सेंस है वो समझने के बजाय वो एक ही चीज याद करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ पाथ में बोलूँ याद करने के लिए और तुम सब याद करने लगो तो दिक्कत हो जाएगी। जबकि याद केवल क्या करना है? वेरिएबल को, थर्ड वेरिएबल को गैप करो, एक्स और वाई में रिलेशन निकालो, निकालना ये है। तो तुम केवल वर्क इस पे करो, बाकी अपने दिमाग पे भरोसा करो कि थोड़ा टेंथ वाला कॉन्सेप्ट और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये सब है ना। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, सेक की वैल्यू रख दो, टेन की वैल्यू रख दो, काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया। अब बात आती है सर्कुलर की। तो सर्कुलर की बात आती है तो जरा देखना बच्चों, मान लो ये सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से। मान लो सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल घूम रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी कितने से? v से, और ये है हमारा ओरिजिन। कौन है ये? ओरिजिन। सुनते जाओ। तो अगर ये ओरिजिन है और ये सर्किल पे घूम रहा है, तो किसी टाइम पे जब वो x, y पे होगा तो x कितना है? कौन बताएगा x कितना है इसका? ये देखो x, ये x है ना, बोलो बच्चों। और ये कौन है? y है कि नहीं? और ये कितने रेडियस पे घूम रहा है? r रेडियस पे। कितने रेडियस पे घूम रहा है? तो r का ये क्या है बच्चों? ये कौन है? x, यानी x हमेशा क्या होगा? r का cos थीटा। मेरी बात समझ में? और y कौन है? इसका मतलब तुम x कोऑर्डिनेट किसी टाइम पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? और y कोऑर्डिनेट किसी टाइम पे क्या लिखोगे? एच में भी हमने पढ़ा है ना? क्या यहाँ पे रहेगा तो कुछ बदल जाएगा? नहीं, याद रखना कोई दिक्कत नहीं है, बस थीटा ये वाला हो जाएगा। तो हमें क्या लेना देना? थीटा बदल रहा है उससे क्या लेना देना हमें? तो तब भी ये y क्या होगा? r sin थीटा। इस थीटा का साइन हमें नहीं मतलब कि उधर क्यों नहीं आ रहा है, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये r का थीटा आ जाएगा अपने आप, हमें नहीं सोचना उसमें ज्यादा। मेरे वर्ड समझ में आए? ये नहीं कि अरे इस साइड है तो ठीक है, इधर वाला क्या करेंगे, वो भी आ जाएगा अपने आप, हमें नहीं सोचना ना। वो नेगेटिव आएगा, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव आया, अपने आप r sin थीटा ये इतना नेगेटिव आ जाएगा, इस थीटा के लिए r cos थीटा नेगेटिव आ जाएगा। मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं? फिर से सुनना, इसके लिए r cos थीटा ये है ना, लेकिन इसके लिए इस थीटा के लिए जब यहाँ पे लोगे तो ये r का cos थीटा जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए इधर दिख रहा है वो। तो मैं पक्का समझा पा रहा हूँ? क्योंकि 90 से बड़े के लिए cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या आता है? नेगेटिव। तो वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, पक्का। लेकिन r sin थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि तुम सोचो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। पता नहीं बोलते रहते हैं, कुछ समझ आता नहीं है, बताओ। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, कैसे पता चला? ये 90 है ना, और ये क्या है? अगला 90, तो ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या है? लेकिन ये cos का बताओ तो, यही है ना? ये पहला क्या है? पॉजिटिव, लेकिन दूसरा? हाँ, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में भी नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। लेकिन साइन पहले दूसरे में, तीसरे चौथे में, समझे कि नहीं? तो वहां से देख हो गया। तो इस तरह से तुम्हें r sin थीटा, r cos थीटा मिल गया, x और y। एक बार x और y मिल गया
और हमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है तो थर्ड वेरिएबल को गायब करना पड़ेगा, और थर्ड वेरिएबल है थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 1 होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा बताओ x बाई r का होल स्क्वायर, क्या लिख दूं यहाँ पे x बाई प्लस y बाई इक्वल टू कितना होता है 1, r उधर जाएगा भैया। यानी सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसा होगा r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, याद करो तो कहीं पे भी r cos थीटा r sin थीटा x और y दिया हुआ उल्टा भी हो जाएगा x y y x और x y की जगह पे तो भी, तो ये हमेशा सर्कुलर पाथ पे चलने वाले पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, याद रहेगा, सुनाई दिया। अब तुम सोच के देखो अगर सर्किल को कहीं और घुमा दे, सर्किल को कहीं और घुमा दे तो क्या होगा, यानी कहीं और इसको खिसका दे, मान लो ओरिजिन कहीं और कर दे और सर्किल उसके केस में x1 y1 पे खिसक जाए, अब बताओ x y ये पॉइंट है, ठीक है, और ओरिजिन यहाँ पे कर दिया, तो अब x बताओ, चलो x बताओ